बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर व्यूवर्स। डियर व्यूवर्स, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द कुछ ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम सैटेलाइट्स कहते हैं वो आपके पास रिवॉल्व कर रहे हैं। अब कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि वो जो सैटेलाइट्स है वो भी तो ज़मीन से किसी इंसान ने फेंके होंगे ना। अब मेरे लिए तो इतनी मुश्किल बात है कि मैं इस मार्कर को भी जब ऊपर फेंकता हूँ तो वो वापस मेरे हाथों में गिराता है। तो इंसान के जहन के अंदर ये आइडिया कैसे आया कि हम उन ऑब्जेक्ट्स को इस स्टाइल के साथ फेंकें ताकि वो क्या कर दे, फिर ज़मीन की तरफ वापस ना आए? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जब उन सैटेलाइट्स के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो उनके अंदर हमारे पास चीज़ें हैं उनको फिर ज़मीन अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं करती? ये दूसरा सवाल। तो इन्हीं सवालों के जवाबों के लिए हाजिर खिदमत है बड़े ही इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ सैटेलाइट्स। अब सैटेलाइट्स की तरफ मूव करने से पहले अगर सबसे पहले हम अपने यूनिवर्स के अंदर अपनी पोजीशन देखें कि हम यूनिवर्स के अंदर कहाँ पर खड़े हैं, तो आपके पास बिग बैंग थ्योरी कहती है कि जब आग का एक गोला जिसका कोई मास नहीं था लेकिन उसके अंदर एनर्जी इंतहा की थी, तो जब वो आपके पास एनर्जी मूव करने लग गई तो आगे फिर हिग्स की थ्योरी कहती है, जिसको अभी कुछ साल पहले उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। उन्होंने थ्योरी पेश की कि जब आपके पास वही एनर्जी जब उस फील्ड के अंदर आती है तो उस फील्ड के अंदर हिग्स बोजान उनको मिलते हैं, जिसके बाद वो एनर्जी आपके पास मास के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। बड़ा मज़ेदार सवाल है। अब जब वो मास के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो उसके बाद उनसे कुछ स्टार्स बन जाते हैं, कुछ उनसे डस्ट पार्टिकल्स बन जाते हैं, कुछ उनसे गैसेस बन जाते हैं और कुछ उनसे डार्क मैटर्स बन जाते हैं जिन्हें हम गैलेक्सी बोलते हैं। तो यहाँ तक तो मेरी बात क्लियर है कि जब आग का गोला हिग्स फील्ड के अंदर आया तो उसकी जो एनर्जी उसको हिग्स बोजान की मौजूदगी के अंदर वो एनर्जी सारी मास के अंदर कन्वर्ट हो गई, जिसको आइंस्टाइन ने फिर प्रूफ किया। उसके बाद वो जो पार्टिकल्स हैं, वो जो ऑब्जेक्ट्स बन गए जिनका एनर्जी से मास में कन्वर्जन हो गई, तो उनसे गैलेक्सीज बन गई। अब कितनी गैलेक्सीज हैं? साइंस कहती है कि आपके पास ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, जिनके अंदर एक गैलेक्सी हमारे पास मिल्की वे है, जिसके अंदर आपका सोलर सिस्टम मौजूद है। अब सोलर सिस्टम के अंदर आपके पास एक सन है, बहुत सारे उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं और उसके एक प्लैनेट जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, अर्थ है, उस अर्थ के इर्द गिर्द इंसान ने फिर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स फेंके हुए हैं कि जो उस ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो आप लोग को फिजिक्स समझ आ चुकी होगी। उसके बाद चलते हैं कि हमारे पास ये अर्थ है, ये अर्थ है हमारी। अब इंसान के जहन के अंदर किस आइडिया के ऊपर कि उसने सैटेलाइट फेंके जो दोबारा ज़मीन की तरफ नहीं आए, यहाँ तक तो इंशाल्लाह पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले कि हमारे पास जो अर्थ है, अर्थ मैंने एक वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि ये अगर आपके पास सन है तो अर्थ उसके इर्द गिर्द रेवोल्यूशन के साथ साथ रोटेशन भी कर रही है। एक बड़ी मज़े की बात, रेवोल्यूशन और रोटेशन के अंदर फ़र्क आपको होना चाहिए। जब ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमता है तो इसको रेवोल्यूशन बोलते हैं,
लेकिन जब यही ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमता है तो इसको रोटेशन बोलते हैं या इसको स्पिनिंग भी कहते हैं। गुड। अब आपके पास क्या है कि ज़मीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द रेवोल्यूशन के साथ साथ रोटेशन भी कर रही है, और उस रोटेशन की वजह से उसके अंदर ग्रेविटी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसकी फील्ड के अंदर आता है तो उसको वो अपनी तरफ खींचता है, और उस खींचने वाली फोर्स को हम बोलते हैं F = G(m)(1), और उसके बाद m2 मैं ज़मीन का मास लेता हूँ डिवाइडेड बाय r², और r² क्या होगा, ज़मीन के सेंटर से लेकर उस ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का फासला होगा। ठीक है जी, याद तो क्लियर है। उसके बाद अब सैटेलाइट्स कैसे फेंके गए, किस स्टाइल के साथ कि वो दोबारा ज़मीन की तरफ नहीं आए। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पर एक बात को क्लियर करते चले कि हमारे पास फिज़िक्स के अंदर 3 किस्म की एक्सेलरेशन हुआ करती है, जिसके अंदर एक को हम बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, जो हमारे पास बराबर होती है ΔV/ΔT। ये क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर क्या करती है, लेकर जाती है। दूसरी आपके पास क्या है, रोटेटरी एक्सेलरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं अल्फा, और वो आपके पास बराबर होता है r⍵²। ये क्या करता है कि उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घुमाता है। ये जो लीनियर एक्सेलरेशन है ये उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेटरी मोशन करवाती है। ये जो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है ये क्या करवाती है कि उस ऑब्जेक्ट को अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करवाती है। और एक तीसरी एक्सेलरेशन है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल क्या होती है कि जब ये ऑब्जेक्ट इसके इर्द गिर्द घूमता है, इस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द जब ये वाला मार्कर घूमेगा तो इस मार्कर के अंदर ऐसी एक्सेलरेशन पैदा होगी जो उस ऑब्जेक्ट को इसकी तरफ क्या करवाएगी, अट्रैक्ट करेगी, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो बराबर होती है v²/r। इनकी डेरिवेशन पर भी इंशाल्लाह एक वीडियो डेवलप करेंगे। अब आपके पास क्या है कि यहाँ पर मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, सैटेलाइट। अब सैटेलाइट का साइज़ कितना होता है, मैं तो इस मार्कर को भी अगर ज़मीन की एक्सिस से फेंक लूँ ना तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा किसी पॉइंट के ऊपर ज़मीन के ऊपर गिर आएगा। आपके पास सैटेलाइट का जो साइज़ होता है, जो मैक्सिमम सबसे बड़ा इस वक्त सैटेलाइट है, उसका साइज़ 50 मीटर है। तो अब इस 50 मीटर ऑब्जेक्ट को आप किस अंदाज के साथ फेंकते हैं कि वो दोबारा ज़मीन की तरफ नहीं गिरता। तो हमारे पास क्या है कि ज़मीन एक स्फेरिकल शेप में है, उसकी जो सरफेस है वो एक कर्व की शेप में है। तो आपके पास क्या है कि यहाँ पर जब हमने उस ऑब्जेक्ट को फेंका किसी वेलोसिटी के साथ या इस वेलोसिटी के साथ, तो ये दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर जाता जाता दोबारा वापस आ गया। इसका मतलब क्या है कि मैंने इसको यहाँ पर ज़मीन की सरफेस के ऊपर कम स्पीड दी है। अगर मुझे इसको और स्पीड इसकी बढ़ा दूँ तो ये हो सकता है ज़मीन की अट्रैक्शन से निकल जाए। तो आपके पास क्या है कि यहाँ पर मैंने इसको और किसी स्पीड से फेंका तो ये फिर क्या हो गया, यहाँ पर आकर गिर गया। इसका मतलब क्या है कि आपको और भी स्पीड बढ़ानी है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी और स्पीड बढ़ाता हूँ। जब इसकी और स्पीड बढ़ाई तो अब वो क्या करेगा, ज़मीन की सरफेस की तरफ गिरना चाहेगा, लेकिन ज़मीन का
कर्व सरफेस की वजह से वो ज़मीन की तरफ आ नहीं पाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, इधर सीधा भी नहीं जाएगा क्योंकि ज़मीन भी तो साथ में उसको खींच रही है। तो आपके पास फिर क्या करेगा, वो जब वो ज़मीन साथ में खींच रही है और आप उसको बाहर फेंक रहे हैं, तो इस वक्त फिर ज़मीन की इस कर्व्ड सरफेस की वजह से वो क्या करता है, ज़मीन के इर्द गिर्द रेवोल्यूशन स्टार्ट कर देता है। गट अब आपके पास क्या है कि मैं इसको यहाँ पर किस स्पीड के साथ फेंकूं कि वो दोबारा ज़मीन की सरफेस की तरफ ना आए। उस स्पीड को हम बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। व्यूअर्स, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। एक होती है एस्केप स्पीड, जिसको एस्केप वेलोसिटी भी कह सकते हैं, और एक होती है क्रिटिकल वेलोसिटी। इन दोनों को क्लियर कर लेते हैं। एस्केप वो वेलोसिटी होती है जिसके बाद वो ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन की फील्ड से निकल जाता है, ज़मीन उसको अट्रैक्ट नहीं करती। और क्रिटिकल ऐसी सिचुएशन होती है जिसके बाद सैटेलाइट फैसला नहीं कर पा सकता कि मैं ज़मीन की फील्ड से निकल जाऊं या ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट कर जाऊं, बल्कि वो दरमियान के अंदर रह जाता है। तो क्रिटिकल आपके पास ज़मीन की सरफेस के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को देने वाली वो स्पीड होती है जिसके बाद वो ज़मीन के एटमॉस्फेयर के अंदर या स्पेस के अंदर ज़मीन की सरफेस के इर्द गिर्द रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दे, उसको बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। गुड, मज़ा आ गया। अब कितनी स्पीड से फेंकूं, 50 मीटर से फेंक लूं, 10 मीटर से फेंक लूं, मीटर पर सेकंड से फेंक लूं? तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते, क्योंकि बेसिकली यही जो मेरे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन की वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि ज़मीन की सरफेस की तरफ या ज़मीन की सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो मैं इस इक्वेशन के अंदर क्या करता हूं कि यहाँ पर जो इस सैटेलाइट की जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या बन जाएगी, जी बन जाएगी। जी क्या होती है, जो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है। और ये मेरे पास जो स्पीड होगी इसको मैं बोलूँगा क्रिटिकल स्पीड। ये मेरे पास आर क्या होगा, क्योंकि ज़मीन की सरफेस के ऊपर आप फेंक रहे हैं तो आपको यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ लेना होगा। अब मैंने क्रिटिकल स्पीड निकालनी है तो इसको इधर ले आऊँगा, ये आर ई जी हो जाएगा इज इक्वल टू वी सी का स्क्वायर ख़त्म करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसके अंदर आप कीमतें पुट कर सकते हैं, पुट करते हैं वी क्रिटिकल, तो हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई ज़मीन की सरफेस के ऊपर जी 9.8। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आपके पास ये आ जाता है 8000 मीटर पर सेकंड। क्या मतलब 8000 मीटर पर सेकंड, या इसको यूं भी लिख सकते हैं कि हमारे पास 8 किलोमीटर पर सेकंड, कि जब उस ऑब्जेक्ट को ज़मीन की सरफेस के ऊपर 1 सेकंड के अंदर जब आप 8 किलोमीटर का फासला उससे कवर कराएंगे, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सैटेलाइट बन जाएगा। तो अब सैटेलाइट की डेफिनेशन खुद निकल आई है। सैटेलाइट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन करते हैं, ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड अदर ऑब्जेक्ट। अब आपके पास सैटेलाइट्स की दो टाइप्स होती है, एक होती है नेचुरल, जिस तरह मून है, मून भी तो आपके पास ज़मीन की इर्द गिर्द गर्दिश कर रहा है ना, लेकिन कुछ इंसानों ने फेंके हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल की तरफ बात करेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब आपके पास
आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की भी बहुत सारी टाइप्स है। हमारे पास ये अर्थ है, लेट सपोज ये अर्थ है। अगर वो ऑब्जेक्ट्स जमीन की सरफेस से कितना दूर 2000 किलोमीटर के ऊपर रेवोल्यूशन करते हैं तो इन सैटेलाइट को बोलते हैं लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स। उसके बाद कुछ सैटेलाइट्स क्या करते हैं, इससे ऊंचे रिवॉल्व करते हैं। उनकी जो हाइट है वो है 20,000 किलोमीटर। उनको बोलते हैं मीडियम एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स। और कुछ तो हद कर देते हैं जो आपके पास 36,000 किलोमीटर पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिनको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। अब हमने इनको स्टडी करना है, इनको भी करेंगे कि इनका मकसद क्यों है, इनको इतनी कम ऊंचाई के ऊपर क्यों रिवॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने स्पेस की डेफिनेशन सुन ले। स्पेस इस जमीन की सरफेस से कितनी हाइट के ऊपर स्टार्ट होती है, तो इसकी डिफरेंट रेंज है, लेकिन एवरेज आपके पास क्या है, 100 किलोमीटर के बाद कुछ भी नहीं है, कोई पार्टिकल्स भी नहीं है। तो 100 किलोमीटर तक आपका क्या है, एटमॉस्फेयर है। कहीं कहीं पर आप 500 किलोमीटर भी ले लेते हैं, लेकिन आपके पास जो साइंटिफिक लिहाज है वो है 100 किलोमीटर के बाद पार्टिकल्स नहीं है, वहाँ पर आपके पास क्या है, वैक्यूम है। क्योंकि वैक्यूम की डेफिनेशन यही है, कुछ नहीं है जहाँ पर। तो आपके पास क्या करते हैं कि ये जो सैटेलाइट है ना, जियो स्टेशनरी। अब ये क्या होते हैं, जियो का तो मतलब होता है अर्थ, और स्टेशनरी का मतलब होता है साकिन। तो क्या मतलब कि ये आपके पास ऐसे सैटेलाइट होते हैं। अच्छा, बड़े मजे की बात सुन लें कि हमारे पास जो अर्थ है ना, अर्थ उसकी स्पिनिंग कैसी है, वो आपके पास इस तरह क्लॉकवाइज है, इस तरह, या एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब आप, हमारे पास जमीन के 2 पोल्स हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थर्न या नॉर्थ पोल, और इसको बोलते हैं साउथ पोल। जब आप साउथ पोल के ऊपर खड़े होंगे तो आपको इस अर्थ की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज फील होती है। लेकिन जब आप यहाँ पर खड़े होते हैं, अब इसी मार्कर को मैं यूं घुमा रहा हूं, तो यहाँ पर आपको ज़मीन की जो स्पिनिंग है वो क्लॉकवाइज फील हो रही है। तो यहाँ से बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन का जवाब मिल गया है कि जब आप नॉर्थ पोल पे खड़े होते हैं तो ज़मीन की स्पिनिंग आपको एंटी क्लॉकवाइज फील हो रही है, और जब आप साउथ पोल पे खड़े हैं तो फिर आपको क्लॉक। मैंने कोई ऐसी थ्योरी नहीं पेश की है, मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली करवा रहा हूँ। देखें आपके पास क्या, ये इस मार्कर को, ये इसकी येलो कलर को देखिए मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। अब एक बंदा यहाँ पर है, ठीक है, तो इसको कैसे फील होगा, एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसी मार्कर को, मतलब कि मेरा यहाँ पर सर नीचे होना चाहिए, लेकिन मैं तो यहाँ पर उल्टा नहीं हो सकता ना। इस ज़मीन को मैं क्या करता हूँ, ऐसा ले आता हूँ, ये देखें। तो आपके पास क्या है, अब ज़मीन की रोटेशन कैसी हो गई है, क्लॉकवाइज है। तो आपके पास नॉर्थ पोल के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज और साउथ पोल के ऊपर ज़मीन की जो स्पिनिंग है वो क्लॉकवाइज है। गुड। तो हम यहाँ पर लेट सपोज नॉर्थ पोल पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इन सैटेलाइट की आपके पास क्या है, जो रेवोल्यूशन है वो भी एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब आपके पास क्या है, जियो स्टेशनरी का मतलब ये है कि ज़मीन जिस तरह आपके पास एक चक्कर अपने एक्सिस के इर्द गिर्द 24 घंटे में मुकम्मल कर रही है,
तो वो जो सैटेलाइट होता है वो भी ज़मीन के इर्द गिर्द रेवोल्यूशन जो है वो 24 घंटे में मुकम्मल करता है। तो ऐसे सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि एक सैटेलाइट जो है जब ज़मीन के जिस हिस्से को फोकस कर रहा होता है वो उसी के साथ क्या हो जाता है? स्टेशनरी हो जाता है। और वो कितनी ऊंचाई पर होता है? वो आपके पास 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर। ये मैं फासला कहाँ से पैमाइश कर रहा हूँ? सरफेस से ले रहा हूँ, सेंटर से नहीं ले रहा हूँ। अगर सेंटर से आप लेंगे तो आप इसके अंदर ज़मीन का रेडियस जो हमारे पास कितना होता है? 6.4 × 10⁻⁶ मीटर आपको ऐड करना होगा। मैं यहाँ पर सरफेस से ले रहा हूँ। तो इन सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बोलते हैं। मतलब ये है कि इनका जो टाइम पीरियड होता है, जो एक चक्कर मुकम्मल करते हैं वो 24 आवर्स उनको लग जाते हैं। अब इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है और इसका मकसद इधर बाद में आएंगे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज करते हैं कि यहाँ पर जो सैटेलाइट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको ज़मीन अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रही है? तो इसका जवाब ये है कि हमें फिर क्या करना पड़ता है? सैटेलाइट को यहाँ पर ज़मीन के इर्द गिर्द रेवोल्यूशन के साथ साथ सैटेलाइट को स्पिनिंग भी कराना पड़ता है। और स्पिनिंग क्यों करानी पड़ती है? ताकि उस सैटेलाइट के अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि उस सैटेलाइट को हम अपने एक्सिस के इर्द गिर्द कितनी चक्कर एक सेकंड में उसको दे ताकि उसके अंदर कौन सी ग्रेविटी पैदा हो जाए? 9.8। और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है या अगर कोई इंसान भी उसके अंदर है, जिस तरह हमारे पास ISS जो हमारे पास स्पेस स्टेशन है 400 मीटर के ऊपर, वहाँ पर 5 बेडरूम्स भी है, उसके अंदर बंदे भी रह रहे हैं। तो उनके अंदर उन ऑब्जेक्ट्स को, ताकि ज़मीन की ऊपर जो ज़मीन उसको खींच रही किसी ग्रेविटी के साथ, वो कमी उनको यहाँ पर फील ना हो। तो हमें फिर क्या करना पड़ता है कि सैटेलाइट जो है ज़मीन के इर्द गिर्द रेवोल्यूशन के साथ साथ रोटेशन भी करना पड़ता है। और अगर रोटेशन ना करे तो उनके अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाते हैं? उड़ जाएंगे। तो हमें उनको फिर क्या करना पड़ता है? उसको भी हमें एंटी क्लॉकवाइज में क्या करना पड़ता है? रोटेट करना पड़ता है। अब कितनी स्पीड से उसको रोटेट करें, यही इक्वेशन दोबारा उठाते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, क्या है कि A = हमारे पास V²/R। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मेरे पास जो V है, या इसको अगर ऐसा कर ले, इसको G कर ले, क्योंकि उसकी जो एक्सेलरेशन है ना सैटेलाइट के अंदर वो G बन जाए, तो ये मेरे पास RG हो जाएगा। और ये मेरे पास V जो है ये बराबर होता है R⍵, और इसका होल स्क्वायर है। उसके बाद मेरे पास RG = क्या हो जाएगा? R²⍵² हो जाएगा। एक R से कट जाएगा, मेरे पास G/R = ω² हो जाएगा। अब मेरे पास ω² किसके होता है? सॉरी, ओमेगा बराबर होता है 2πf के, इसका होल स्क्वायर = G/R हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करूँगा, सॉरी स्क्वायर ख़त्म करूँगा, यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये 1/2π √G/R हो जाएगा। देखें, बड़ा ज़बरदस्त इक्वेशन निकल आई है। और ये होती फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है कि एक सेकंड के अंदर वो कितने चक्कर मुकम्मल करता है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब वो डिपेंड सिर्फ किस पे करता है? R पे करता है। अगर सैटेलाइट का साइज़ क्या होगा? छोटा होगा, तो फिर हमें उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखनी होगी। और अगर उसका साइज़ बड़ा है तो उसके लिए फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होती है? कम होती है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि फिर ये ज़मीन से जो हाइट के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, ये जो इनके आपके पास ऑर्बिट होते हैं, इन ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ऑर्बिट की डेफिनेशन भी सुन लें
कि एक ऑब्जेक्ट अपने सेंटर से किस फासले के ऊपर घूम रहा है, ये ऑर्बिट की डेफिनेशन है। तो वो ऑर्बिट जिसके अंदर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं उन्हें बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अब इनके अंदर की कोई स्पीड होगी तो बिल्कुल इसकी स्पीड का हमारे पास यही फार्मूला है। ये यहाँ पर अगर मैं इसको इस्तेमाल करूँ सैटेलाइट के लिए, आपने जब भी कोई चीज़ निकालनी तो आप उसके लिए ये इक्वेशन लेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, a इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, g और r, और ये हो जाएगा वी स्क्वेयर, स्क्वेयर खत्म करूँगा तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस स्पीड को बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड, कि उस ऑर्बिट के अंदर वो सैटेलाइट कितनी स्पीड के साथ गर्दिश कर रहा है। यहाँ पर मैंने एक बड़ी मज़ेदार बात बताई कि जिस ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा होगा उसको हमें तेज़ तेज़ घुमाना होगा, और जिसका साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम रखनी होगी। गुड। अब आपके पास क्या है कि ये उसकी क्या है, ऑर्बिटल स्पीड आ गई है, कि ये आपके पास ज़मीन के इर्द गिर्द किस स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रहा है, ये वो स्पीड है। तो हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर जो g है ये 9.8 नहीं होगा, बल्कि हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर अगर आप पुट करें तो GME डिवाइडेड बाय RE प्लस H होता है, और ये भी R भी मेरे पास क्या हो जाएगा, RE प्लस H हो जाएगा। अच्छा जी, इधर स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा एक हम, और मेरे पास क्या है, अगर इस ये जो RE है ना, ये मैंने जो g कीमत ली है, ये अगर आपको याद हो तो mg आपके पास बराबर होता है GME डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, m और m कट जाएगा। तो ये मेरे पास मैंने g की कीमत यहाँ से इस्तेमाल की है। r मैंने क्या लिया है कि RE प्लस जो मैंने h इसके अंदर जमा किया है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से v ऑर्बिटल जो है वो बराबर हो जाएगा GME डिवाइडेड बाय RE प्लस H। अगर ऑब्जेक्ट हाइट ज़्यादा है तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट वो जो सैटेलाइट है वो कम हाइट पे गर्दिश कर रहा है तो उसकी स्पीड हमें क्या करनी पड़ती है, ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो यहाँ तक तो हमारे पास सैटेलाइट्स। अब इसका इस्तेमाल क्या होता है, सैटेलाइट का इस्तेमाल हमारे पास क्या होता है, सबसे जो बेस्ट काम है वो कम्युनिकेशन के लिए है। अभी आप जो मेरी वीडियो अपने पास रिसीव करेंगे वो सैटेलाइट के ज़रिए से आप रिसीव करेंगे। कैसे रिसीव करेंगे कि मैं लेट्स सपोज यहाँ पर फ़ोन पर बात करता हूँ तो मेरे मोबाइल का जो माइक है वो क्या करता है कि मेरी साउंड को कन्वर्ट किस में करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंटीना में जाते हैं। एंटीना आपके पास क्या करता है, जो हमारे पास मोबाइल के टावर्स होते हैं, मोबाइल के टावर्स तक रेडियो वेव्स की शक्ल में सिग्नल पहुंचाता है। टावर जो है वो पहुंचाता है सैटेलाइट को इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स। लेकिन वो सैटेलाइट जब दूसरे सैटेलाइट को पहुंचाता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोवेव्स पहुंचाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर समझ लेते हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा है और एक ऑब्जेक्ट ज़मीन के ऊपर खड़ा है, ये यहाँ पर खड़ा है। दूसरा ऑब्जेक्ट ज़मीन यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब ये वाला इससे कम्युनिकेशन करना चाहता है तो हमें ज़मीन की सरफेस के ऊपर कम्युनिकेशन के लिए कम से कम 3 सैटेलाइट चाहिए होते हैं। लेकिन इस वक्त आपके पास 3000 सैटेलाइट जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज एक सैटेलाइट आपका ये रहा, एक सैटेलाइट आपका ये रहा, और एक सैटेलाइट आपका ये रहा। तो ये इसकी जो आपके पास सिग्नल है डायरेक्ट तो इसके पास नहीं आ सकते, तो ये इस सैटेलाइट जो ये अपना जो सिग्नल है वो इसको पहुंचाएगा, ये इस सैटेलाइट के पास आएगा और ये क्या करेगा, इसको पहुंचाएगा। फिर इनके दरमियान दोबारा इस तरह ट्रांसमिशन जारी रहेगी।
तो हमारे पास जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं इनको हम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ वेदर अपडेट्स के लिए भी इस्तेमाल कर। ये ख्याल करना, ये वेदर अपडेट्स के लिए नहीं हो रहे हैं, ये हमारे पास जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है ये आपके पास कम्युनिकेशन प्लस वेदर अपडेट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो हमारे पास सैटेलाइट्स होते हैं ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जो हमारे गाड़ियों के अंदर जीपीएस वगैरह लगे होते हैं। और ये जो हमारे पास सैटेलाइट्स है ये भी आपके पास वेदर अपडेट्स के, क्योंकि ये कम हाइट पर होते हैं तो ये क्या करते हैं, क्लाउड्स वगैरह की इंफॉर्मेशन रिसीव करके हमारे जो रेडार्स होते हैं उनको क्या करते, सिग्नल पहुंचाते हैं, जिसके ज़रिए से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आज का मौसम क्या रहेगा। तो यहाँ तक तो हमारा सैटेलाइट का बड़ा खूबसूरत लेक्चर था। उसके बाद मैं आप लोग का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि आप कमेंट्स के अंदर मुझे फीडबैक दे रहे हैं और कुछ जो मेरे डियर व्यूवर्स हैं वो कुछ क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल मैं उन आप लोग के क्वेश्चन जो है साथ साथ जवाबात भी दे रहा हूं, लेकिन फिर मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह एक वीडियो की सूरत में उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आप तक पहुंचा सकूँगा। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।